जगह यहाँ पर, क्योंकि जहाँ जाता हूँ मैं, और मैं ये आपको बिल्कुल वास्तविकता की बात कहूँगा, एक राजनेता के रूप में नहीं, कि मेरे को राजस्थान जब मैं गया वहाँ पर भी ये गूंज सुनाई दी। कल ऐसी पार्टियां भी हैं, ऐसे नेता भी हैं जो अब चुनाव का मद्देनजर जो सालों साल नहीं दिखाई देते, वो आपका खांसी जुकाम पूछने के लिए। और कारण क्यों है, घर क्यों नहीं है, जनता को सोचने की जरूरत है कि अगर मेरी मानसिकता ये रही कि जब उनको चाबी मिली सत्ता की, तो उनकी मानसिकता थी यार उससे कैसे मैं घर भरूं और कैसे फार्म हाउस बनाऊं। अमित शाह की मानसिकता थी कि मेरे को अगर दिन में 10 घंटे मिलते हैं, पहली मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं इस हल भी आए। मगर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मेरे पिताजी का सर ऊंचा रहे और हर एक व्यक्ति जिसने मुझे वोट डाला है या नहीं डाला, वो गौरवान्वित महसूस करे कि भी हमारा विधायक आएंगे। वो आप पहले जो ये दो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनसे कहो कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। वो तो प्रॉब्लम क्या है, जो अमित के काम किए हुए हैं उनके क्रेडिट तो है, जो डिसक्रेडिट वाले जो जिम्मेवारी इनकी है, वो कहते हैं ये तो विधायक से पूछो। ये पुलिस जिले की बात आ गई, ये कहते हैं जी पुलिस जिले तो हमारी सरकार ने, घोषणा तो सरकार ने ही करनी है। देखिए, अगर आप सनी देओल की मूवी का भी अगर वो लें उससे जिससे उन्होंने प्रेरणा ली, उसमें सनी देओल के खिलाफ सिस्टम था। सनी देओल कह रहे थे कि इस सारा सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज यहाँ पर सरकार उनकी है। आज 4 साल पूरे होने के बाद हम अपने गृह क्षेत्र में एक मांग पत्र ले रहे हैं आपके, कि भी देखिए ये सारी मांगे हमें मिली हैं, तो ये मांगे तो उनको पता होनी चाहिए। राजस्थान में चाहे हम हार गए हों, मगर ये जो 34 सीटें पड़ती हैं संगरिया से लेकर अलवर तक, जो हमारा जो बॉर्डर से सटी हुई हैं, उनमें से 29 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतना है। तो हम जैसे विपक्ष में हैं, तो हम कह सकते हैं कि टीका टिप्पणी सरकार पे करें। मैं ये पहली बार ये भी देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष वाले लोग बैठे हुए अपने काम को गिनाने का काम नहीं करते। मैं विपक्ष में बैठे बैठे भी काम गिनवाने का हर रोज काम करता हूं। कह रहे हैं कि मैंने जैसे अवार्ड मैनेज हो जाते हैं, कुछ ऐसा मेरे ख्याल से बयान दिया था। तो मैं तो कहूंगा कि अगर विपक्ष में बैठकर भी, जहां पर डिप्टी सीएम भी मेरे क्षेत्र से हैं, अन्य विधायक विपक्ष में बैठकर भी अवार्ड मैनेज कर रहा है, तो फिर तो सोचने वाली बात है कि भाई कुछ ना कुछ तो मुझ में होगा। किसी पत्रकार बंधु ने मुझे बताया, एक इंटरव्यू में बोला था कि हम तो, ये हमारा परिवार है और साल में 1-2 बार आते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से यहाँ जितनी भी जनता ने देखा, हमेशा पैंट शर्ट मुझसे ज्यादा वो पहनते हुए दिखाई देते हैं, मुझे लगता है। मैं के विधायक न्यूज टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। 2024 के चुनाव जो हैं वो सर पर हैं और राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी तरफ से पुंज और प्रयास में हैं कि किस तरह से वोट बटोरे जाएं, और लगातार जो है इन दिनों वादे भी किए जाएंगे। वो नेता जो बार बार आपके बुलाने पर कभी आपकी समस्याएं सुनने के लिए भी नहीं आए, और अब वो आपके खांसी जुकाम के हालात जो है वो भी जानने के लिए जरूर आएंगे। खैर, ये बात अलग रही। आज हमारे साथ हैं डवाली विधायक अमित सिहाग। चलिए उनसे बातचीत करते हैं राजस्थान परिणामों को लेकर और इसी के साथ डवाली के कुछ खास मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू उर्वशी जी, थैंक यू। सर, 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी कमर कस चुकी हैं, तो इस वक्त कांग्रेस की ओर से अपनी क्या रणनीति है? कांग्रेस अपने मैं मानता हूं कि पूरे 4 सालों तक, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कई आजकल ऐसी पार्टियां भी हैं, ऐसे नेता भी हैं जो अब चुनाव का मद्देनजर जो सालों साल नहीं दिखाई देते, वो आपका खांसी जुकाम पूछने के लिए भी आएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी और हमारे जहां इस हल्के में डॉक्टर साहब हैं या मैं हैं, पूरे 4 साल तक पूरे सक्रिय रूप से रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अगर देख लीजिए तो जो नेतृत्व है, उन्होंने हर एक जिले स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, अब विधानसभा स्तर पर अलग अलग मुद्दे, चाहे विपक्ष आपके समक्ष हो, चाहे दूसरी रैलियां हो, अभी जैसे 24 तारीख को किसान मजदूर संघर्ष रैली होने वाली, तो इस सभी मुद्दों को प्राथमिकता से विधानसभा के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं। और आज का माहौल, मैं ये कहूंगा कि तैयारी जनता कर रही है कांग्रेस पार्टी की जगह यहाँ पर, क्योंकि जहां जाता हूं मैं, और मैं ये आपको बिल्कुल वास्तविकता की बात कहूंगा, एक राजनेता के रूप में नहीं, कि मेरे को राजस्थान जब मैं गया वहां पर भी ये गूंज सुनाई दी, और यहीं पर भी जहां जहां अमचल चौटाला से लेके कल ऐलनाबाद में था, सिरसा था, वहां पर भी कि आज एक और एक मात्र हरियाणा में कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जो बाकी कमी पेशी रहेगी जरूर उसके ऊपर पार्टी को विश्लेषण करेगी और ज्यादा मजबूती से काम करेंगे। सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण लगते हैं आपको इसमें? देखिए, बिल्कुल एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष है, एक इसमें दुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए रहे।
उम्मीद थी सभी को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं थी, आप सभी भी जो मीडिया कर्मी भी थे, सभी की तरफ से एक चर्चा भी थी कि इन प्रदेशों में कम से कम 3 में से 2 स्टेट्स में जरूर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं खुद पर्यवेक्षक के रूप में था नागौर लोकसभा का, और वहां पर भी मैंने देखा कि जनता का पहली बार जनता का रुझान था पार्टी की प्रति, कि सरकार जो 5 साल काम कर चुकी थी उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी। मगर ये मान सकता हूं कि कुछ अंदरूनी फैक्टर रहे होंगे चुनाव में, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह सकते हैं कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ तालमेल की कमी रही, तो वो मैं सर मान पैटर्न भी कहा जा रहा है कि एक पैटर्न सेट है कि एक साल एक सरकार रहती है और दूसरे साल जो है सरकार बदल देती है, वहाँ की जनता का ये पैटर्न है। ये एक मैं मानता हूँ ट्रेंड बन गया पिछले 20 सालों से, मगर इस बार ये लग रहा था, ये मैं आपको सच्चाई की बात कहूं तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी सरकार की नहीं थी, सरकार की जो नीतियां की थी, मैं खुद इस बार देख के हैरान था कि इस तरह का हर एक चुनौती के बाद, बिकॉज वहां पे पूरे एक तरीके से प्रहार रहा केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का, किस तरीके से इस सरकार को गिराया जाए, उसके बावजूद 5 साल तक ऐसी नीतियों को लागू कराना, जैसे हमारे यहाँ पर 25 लाख की जो योजना थी, मेडिकल स्कीम थी, जिस तरीके से सिलेंडर सबसे पहले, या ओपीएस की जो स्कीम सबसे पहले लागू की, तो बहुत क्रांतिकारी फैसले किए। मगर ये मानते हैं कि कई बार जो राजनीतिक गणित होता है चुनाव के दौरान, उसमें शायद हम कहीं ना कहीं भूल चूक रह गई, उस पर सुधार करने की जरूर आवश्यकता है। तो ये अपने आप में संदेश है। वहीं पर आपने 2 दिन पहले यहाँ भी एक रैली देखी जिसको कहा जा रहा था कि बिल्कुल प्रदेश स्तर की एक रैली होने वाली है, और गढ़ में, जिसमें कह रहे थे कि भी हमारा पारिवारिक गढ़ है, और उसमें क्या माहौल देखा कि भी जो सुनने को आया कि 2000 से भी कम कुर्सियां वो भी खाली। तो मैं ये किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं आज जो संदेश जनता दे रही है वो अपने आप एक और एक है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी 2005 से 14, उसको वापस रिपीट कराने के लिए सरकार बनाना चाहती है, और यही आपको जनादेश की एक 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 भनक जो है, या उसकी एक खुशबू जो है, राजस्थान में चाहे हम हार गए हों, मगर ये जो 34 सीटें पड़ती हैं संगरिया से लेके अलवर तक, जो हमारा जो बॉर्डर से सटी हुई हैं, उनमें से 29 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतना, तो एक संदेश है, क्योंकि यहां से जो हवा गई उसका उसको भाजपा को भुगतना पड़ा और कांग्रेस को उसका लाभ मिला है। विधायक जी जैसे आपने कहा कि अभी हाल ही में एक रैली हुई है जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुंचे थे। काफी उन्होंने फिल्मी अंदाज में जो है वायदे किए इस दौरान। सनी देओल की एक फिल्म का जो है डायलॉग भी उन्होंने कहा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और अब जो है तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी, सीधा एक्शन लिया जाएगा और मांगे जो भी है मजदूरों की या फिर चाहे वो किसानों की है तो वो पूरी की जाएंगी, तारीख पर तारीख नहीं दी जाएगी। देखिए, अगर आप सनी देओल की मूवी का भी अगर वो लें उससे जिससे उन्होंने प्रेरणा ली, उसमें सनी देओल के खिलाफ सिस्टम था। सनी देओल कह रहे थे कि इस सारा सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज यहाँ पर सरकार उनकी है। मुझे इस बात का मैं मानता हूँ आश्चर्य होता है कि 4 साल से आप सरकार में हैं। सरकार में ये भी नहीं है कि आप एक साधारण विधायक हैं, आपकी पार्टी की एक अहम हिस्सेदारी जिसके बलबूते पे ये सरकार चल रही है। और उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि आज 4 साल पूरे होने के बाद हम अपने गृह क्षेत्र में एक मांग पत्र ले रहे हैं आपके, कि भी देखिए ये सारी मांगे हमें मिली हैं, तो ये मांगे तो उनको पता होनी चाहिए, और दी होंगी पहले भी किसी ने, या उन्होंने अभी तक वो 4 साल इस सत्ता का सुख भोगने में लगे रहे कि अब चुनाव आने हैं 8 महीने बाद, तो चलो हम एक मांग पत्र और कोई तारीख नहीं हो। तो मैं ये इस चीज का आश्चर्य है, जब आपकी खुद की सरकार है, ये तो हम जैसे व्यक्ति जो विपक्ष में बैठे हैं वो इस तरह का कह सकते हैं कि और तारीख हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं इस बात का मैं सही मायने, मुझे जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। ये जो अधिकतम मुद्दे भी उसमें बुनाए गए थे, चाहे पहला मुद्दा था पुलिस जिला बनाने का, और 3 साल से ये अमित सिहाग इस मुद्दे पे लगा रहा है। अगर अब आप कहेंगे अब हम पुलिस जिला, तो ये तो मैं मांग 2020 में मुख्यमंत्री जी को सौंप के आया था, और उसका पहला चरण तो पूरा भी हो लिया। पुलिस जिला जब बन गया, अब जिले की बात है, उस जिले के लिए भी हम प्रयास कर रहे थे, और मैं जरूर खुशी होगी अगर अब लास्ट के कुछ महीनों में, अगर चलो वोट के लिए ही वो इस हलके की तरफ जितना भी कोशिश कर सकें, प्रयास कर सकें, ताकि हमें और बेहतर सुविधा मिले, तो हम उसका भी मैं खुशी महसूस करूंगा कि चलो उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा। मगर ये जनता को सिर्फ राजनीतिक वे में बनाने के लिए हम इस तरह की राजनीति को छोड़ें। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है, तो हम जैसे विपक्ष में हैं,
तो हम कह सकते हैं कि टीका टिप्पणी सरकार पे करें। मैं ये पहली बार ये भी देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष वाले लोग बैठे हुए अपने काम को गिनाने का काम नहीं करते। मैं विपक्ष में बैठे बैठे भी काम गिनवाने का हर रोज काम करता हूं कि ये जो प्रयास हमने किए इसके ये आगे नतीजा मिला। और सत्ता पक्ष वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये भी अपने आप में एक नई, पहली बार मैंने राजनीतिक रूप में देखा है। विधायक जी, आपकी विधायकी को लेकर भी दिग्विजय जी ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर केवी सिंह 2 बार चुनाव हार चुके थे, तो सहानुभूति के तौर पर लोगों ने जो है विधायक अमित सिंह हाजी को चुना। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? तो मैं धन्यवाद करता हूं अपनी जनता का। चलो उन्होंने मुझ पे, मैं तो हमेशा मानता हूं मेरे पिताजी ने एक बड़ी कड़ी मेहनत की है, इस जनता की राजनीति को बदलने की मेहनत की, कि यहाँ पे विकास और शराफत की राजनीति हो, उस पर संघर्ष करते रहे। और पिछला जब चुनाव लड़ा, मैं इसमें कोई मैं इसमें कोई मेरे अंदर द्वंद नहीं है कि उनके चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके काम पर जनता ने मुझे मोहर लगाने का काम किया, मौका दिया। मगर पिछले 4 सालों के अंदर मैं मानता हूं कि मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरा ये तो जब उनके पास वोट का अधिकार है, जब वोट करने का मौका आएगा वो अपने आप। मगर मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मेरे पिताजी का सर ऊंचा रहे और हर एक व्यक्ति जिसने मुझे वोट डाला है या नहीं डाला, वो गौरवान्वित महसूस करे कि भी हमारा विधायक इस तरह का है, जो विपक्ष में रहकर भी एक सत्ता पक्ष के विधायक से ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। तो उससे मैं मानता हूं, उसके लिए मैं 4 साल प्रयासरत रहा और मैंने कुछ उपलब्धियां इस हल्के के लिए हासिल की हैं। उससे पहले कहा करते थे उन्हीं के परिवार के लोग, जो विधानसभा जाने की बात तो दूर है, मतलब विधानसभा में मुद्दे उठाने की बात तो दूर है, जाना का भी परहेज करते, तो ये कहते हैं हम तो विपक्ष में, हम क्या कर सकते हैं। आज पहली बार वहीं पर जनता को ये दिखाई दिया है कि एक विपक्ष के विधायक की भी एक बहुत अहम भूमिका होती है, और भूमिका क्या होती है विधायक की, मैं मानता हूं इस बार दिखाई दी है। तो एक मैं उसे यही मानता हूं कि एक झुंझलाहट है, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान के लिए अंदर एक ग्रैंड एंट्री करने की बात की, हम चाणक्य नीति के साथ जा रहे हैं और वहां पर एक तरीके से हम नई हमारी सत्ता की चाबी होगी फिर से, वो जिस तरह की भाषणबाजी बयानबाजी की। और जब जनता ने उनको, राजस्थान की जनता ने बड़ी सूझबूझ से वोट डालते हुए 54,000 वोटों के साथ उन्हें घर वापसी करा दी 25 सीटों में, जिसमें 6 भाग के खड़े हो गए पहले। तो उसके बाद अपने आप में मानता हूं उनमें एक झुंझलाहट है, उस झुंझलाहट की, वो फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए जहां पूरे हरियाणा ने निकाल दिया, तो वापस डवाली आके शायद वो झुंझलाहट मुझ पे निकाल रहे हैं। तो मैं, चलो अगर उनके इससे कुछ, उसके उनको कोई तसल्ली मिलती है, ठीक है। जो आपको अवार्ड मिला है बेस्ट एमएलए का, वो भी एक रैंडम जो है नाम उठाया गया है, इस वजह से अवार्ड मिल गया। ईर्ष्या का भी एक स्तर होता है, उन्होंने शायद उनका वो स्तर पार होता जा रहा है। मगर इनको, मैं तो इस बात को, अगर आप इसको समझने का प्रयास करें, तो ये कह रहे हैं कि मैंने जैसे अवार्ड मैनेज हो जाते हैं, कुछ ऐसा मेरे ख्याल से बयान दिया था। तो मैं तो कहूंगा कि अगर विपक्ष में बैठकर भी, जहां पर डिप्टी सीएम भी मेरे क्षेत्र से हैं, मंत्री भी मेरे क्षेत्र से हैं, सारे के सारे परिवार, सब दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, अगर अमित सियाग जैसा एक साधारण सामान्य विधायक विपक्ष में बैठकर भी अवार्ड मैनेज कर रहा है, तो फिर तो सोचने वाली बात है कि भाई कुछ ना कुछ तो मुझ में होगा। और मैं उनको बताना चाहूंगा, अगर एक बार वो शायद वहां पर उपस्थित नहीं थे, जब मैं वो अवार्ड लेने गया, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझे लेने से पहले कहा कि अमित जी आप और ज्यादा चीजों के हकदार हैं, ये तो मतलब छोटा, आगे आपको और चीजें और इस तरीके से। और मैं तो ये मुख्यमंत्री जी का है, तो मेरे ख्याल से जनता मुख्यमंत्री जी को मानेंगे या दिग्विजय जी को। मगर सही मायने में ये जनता का सम्मान था, और मैं यही कहा कि जैसे अगर ये मैं मैनेज कर सकता हूं, और विपक्ष में बैठ के अगर मैं पुलिस जिला बना सकता हूं, जो एक लौता यहाँ पर जो बना है, तो फिर तो कुछ अमित सियाग में कुछ ना कुछ काबिलियत होगी। तो उनको सोचना चाहिए कि भैया ये विपक्ष में बैठा भी सारे मैनेज, जो आप सत्ता पक्ष में बैठ के मैनेज नहीं कर पाते, चलो कुछ तो मैनेज किया मैंने। विधायक जी, आपने एक झुंझलाहट की बात की, जैसे कि चाहे उनमें इस झुंझलाहट को ही, इस बीच उन्होंने एक और टिप्पणी जो की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो पैंट शर्ट वाला एमएलए, ये देहाती जो लोग हैं उनकी मूल भावनाओं को क्या समझेगा। और या फिर जो विधायक जी हैं उनकी रिहाइश को लेकर कि ये तो ससुराल वाले एमएलए हैं, तो इनका तो ठौर ठिकाना नहीं है। तो इस तरह की एक टिप्पणी भी जो है उनके द्वारा की गई। मुझे लगता है वही मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो सत्ता पक्ष के लोग आए और उनके पास अपना काम गिनाने को ना हो,
उन्होंने सारे मेरे ख्याल से जितना जितना भी भ्रमण यहाँ पर किया है, मैं उनको एक मानता हूँ, एक तरीके से पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद एक मेरे ख्याल से किसी इंटरव्यू में किसी पत्रकार बंधु ने मुझे बताया, एक इंटरव्यू में बोला था कि हम तो, ये हमारा परिवार है और साल में 1-2 बार आते हैं यहाँ पर लोगों का सुख दुख जानने के लिए। तो ये परिवार जिसको गृह क्षेत्र कहते हैं, उनमें 1-2 बार आते हैं और सारा समय जो आए भी, उसमें भी इस तरह की टीका टिप्पणी करने के लिए। तो अब मुझे दोनों बयानों का मैं तो मेरे ख्याल से यहाँ जितनी भी जनता ने देखा, हमेशा पैंट शर्ट मुझसे ज्यादा वो पहनते हुए दिखाई देते हैं, मुझे लगता है। मैं यहाँ पर तो हमेशा इसी में दिखता हूँ, और अगर मुद्दों को नहीं समझता था तो यहाँ पर जो हल कराए हैं, आपके पास तो शाही ताकत रही है, आपके पास तो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर से लेके सभी तरह की ताकतें रही हैं। उसके बाद आपने क्या करवाया, मैंने क्या करवाया, तो मैं तो कहता हूं, मैं तो लेखा जोखा लाने को तैयार हूं। आप अपने इस समय का भी और उससे पहले का भी ले आइए, मुझसे कंपैरिजन कर लीजिए। और मेरे रहने की अगर उनको चिंता है, मैं तो यहाँ आज रेस्ट हाउस में आपके साथ मिल रहा हूँ। मेरे पिताजी 24 बिना कोई मकान ठिकाने, चाहे सबको पता था इतने सालों तक क्या परिस्थितियां रही, क्या सिस्टम रहा, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी मकान के भी अगर कोई एक नेता पूरे भारत में बता दीजिए जो अपना घर बार छोड़ के 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। अमित सियाग 10 से 12 घंटे गाड़ी के अंदर बिना खाए पिए चलता है, चाहे मेरे पास घर का ना सुविधा ना हो, मकान, में जनता के घर तक जाने का जरूर काम करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5-5 फार्म हाउस तो जरूर बना लिए, मगर उनके पास जनता को समय देने का समय नहीं है। और अमित शाह के पास खुद का घर हो ना हो, वो हमेशा यहाँ पर जनता के बीच में रहता है। और कारण क्यों है, घर क्यों नहीं है, जनता को सोचने की जरूरत है कि अगर मेरी मानसिकता ये रही कि जब उनको चाबी मिली सत्ता की, तो उनकी मानसिकता थी यार उससे कैसे मैं घर भरूं और कैसे फार्म हाउस बनाऊं। अमित शाह की मानसिकता थी कि मेरे को अगर दिन में 10 घंटे मिलते हैं, पहली मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं इस हल्के के लिए काम कैसे करूं। तो बाकी आने वाले समय में आपको सभी को न्योता भी दूंगा, और जब शुभ मुहूर्त हम यहाँ पर करेंगे तो सभी वो भी आए, वो भी अगर मैं भी उनको भी लड्डू और चाय से, मेरा भतीजा है तो जरूर आके जब भी उनको जरूरत पड़े। मेरा आवास स्थान छोटा सा है, उनके मुकाबले कोई महलों जैसा तो नहीं होगा, मगर जितना है वहाँ पे तो मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, और मेरी तरफ से कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं रहती। वो उनको मुबारक, जो कहना चाहते हैं वो कहते रहें, पर जनता जानती है सच्चाई को। विधायक जी, जैसे जजपा की ओर से यहाँ पर रैली हुई, लेकिन बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, वो दूरी बनाते हुए नजर आए। दूर-दूर तक कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पर शामिल नहीं था। इसी बीच हाल ही में दिग्विजय जी ने आदित्य जी को लेकर एक टिप्पणी भी कर दी कि अभी मैंने एक सुई लगाई है, अभी टीका जो है वो तैयार है। सिर्फ फूट है, क्या इनका भविष्य लगता है? क्योंकि हरियाणा के चुनाव भी सर पर हैं और अभी से जो है इन दोनों जो पार्टियां हैं उनमें फूट देखने को मिल रही है। ये देखिए, पहले दिन से जब कोई सिद्धांत पे गठबंधन ना बना हो, जिसको हमारे सीनियर नेता और सभी लोग कहते हैं एक ठगबंधन की सरकार है, मुद्दा एजेंडा कोई सरकार का जनता को के हितों के लिए लड़ाई लड़ना नहीं था। अगर हितों के लिए लड़ाई लड़ना होता तो पहली बात है गठबंधन न बनता, क्योंकि जब इनको जजपा को वोट मिले थे, उस समय वोट मिले थे बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने फिर बाद में एक अपना अलायंस कर लिया। अलायंस क्यों था कि भी हम 15 साल से सत्ता में नहीं रहे, तो किसी तरीके से सत्ता की मलाई कैसे खाएं, तो वो खाने के लिए चले गए। जब उस एजेंडा के साथ आप गए हो तो आपका सारा कॉम्प्रोमाइज रहेगा। 4 सालों से आपने वायदे क्या किए थे, इन्होंने कहा था 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, वो बुढ़ापा पेंशन भूल गए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और पहली मीटिंग में 4000 जो गारंटी दी थी उसको पूरा करने का काम किया। इन्होंने कहा था ओपीएस स्कीम को लागू करेंगे, वो ओपीएस भूल गए। इन्होंने कहा था हम किसान हितैषी हैं, जब किसानों के ऊपर सबसे बड़ी आपदा आई, आंदोलन चलाया, कितने किसानों ने शहीदी दी, आज उनके लिए आज आपने, उस समय आप मौन बैठ के घर तक चले गए, उन्हीं फार्म हाउसेज में बैठे रहे जो आप कहते हैं बड़े बड़े मकान किसी आपके पास तो हैं, तो वहां पे जो किसान, मुझ जैसे, मैं 31 दिसंबर था उस समय, मैं उन किसानों के साथ उन टेंटों में था, मेरी धर्मपत्नी और मैं उन टेंटों में था सर्दी की रात को, और ये लोग अपने घरों के अंदर, और मैं ख्याल से मेरे भतीजे तो गोवा के अंदर पार्टी मना रहे थे उस समय। तो जो 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 कह रहे थे
तो ये उनकी मानसिकता में फर्क है। और ये जो गठबंधन का, मैं कहता हूँ, फूट, पिछली बार नगर परिषद का चुनाव हुआ था, आपने देख लिया था किस तरह की फूट थे आपस में, बयानबाजी दोनों तरफ से कह रहे थे कि ये ज्यादा घोटाला किया, ये ज्यादा घोटाला किया। तो एक ठगबंधन की सरकार है, घोटालों की सरकार है। और वो है कि जब अब अपना स्वार्थ की पूर्ति जो जितनी करनी थी वो हो गई, अब वो फिर से किसी ना किसी तरह से जनता को भ्रमित करने के दोनों लड़ रहे हैं। तो मैं मानता हूं दोनों को पार्टियों को जनता नकार चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखेगी। विधायक जी, जिस तरह से दुष्यंत डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे और जेजेपी जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनके सामने मांगे रखी, मांगे कुछ सिमिलर थी, फिर क्रेडिट वाला सिस्टम जो है वो सामने आ रहा है। जैसे सड़कों को लेकर है, चाहे वो माइनर है और या फिर लिंक रोड जो है उन्हें लेकर है, रानिया है और काफी इस तरह की सड़कों की भी। तो आपकी तरफ से कौन सी इस तरह की जो समस्याएं हैं जिन पर आप प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हल्का के जो लोग हैं उन समस्याओं से निजात पाएं, क्योंकि फिर एक क्रेडिट वाला सिस्टम हो जाएगा कि मांगे जो है पहले रखी गई हैं और उनको हो जाती हैं, तो फिर ये सिस्टम क्या रहेगा? मैं जब भी कुछ चीज रखता हूँ वो प्रमाण के साथ उसके प्रयास रखता हूँ। सबसे पहली शुरुआत में हुआ था, ये भी बड़ा मेरे को हंसने वाली चीज लगी, कुछ साथियों ने मेरे को एक बार बताया। शुरुआत में मैं, हालांकि विभाग सड़कों का इनके पास था, मगर इनके लोगों को ये ध्यान नहीं आया कि हमारे पास विभाग है। सबसे पहला अगर मेमोरेंडम या मांग पत्र लेकर कोई पहुंचा था, हालांकि मैं विपक्ष में विधायक था, हमारा कोई तालमेल, मैं फिर भी अपने हर चीज को दरकिनार करके उप मुख्यमंत्री के पास लेकर गया था कि ये मेरी 10 सड़कों की मांग है, जिसको उन्होंने नहीं माना था। उसको कोई ना कोई रीजन देके सारे काट दिए गए थे। बाद में इन्हीं के जो यहाँ के उस समय जिला अध्यक्ष थे, वो 15 दिन बाद पहुंच गए कि हम भी मांग लेकर आए हैं। उसके बाद आप जितनी भी उनकी कार्यप्रणाली देखते हो, आप कई बार 2020 से लेके सारे फेसबुक उठा लीजिए, जो चीज अमित सहवाग उठाता है या कुछ करता है, 10-15 दिन बाद ये भी उसी का मेमोरेंडम या वो करते हैं। तो मुझे कोई क्रेडिट की कोई बात नहीं है। समस्या ये है कि मैं उनके सारे के सारे सिस्टम के आधार पर चलता हूँ। ये सड़कों की बात है, ये क्या, ये दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि विभाग हमारे पास तो हम ही काम करवा रहे हैं, मगर उसमें कुछ तकनीकी मापदंड है। जैसे 25 करोड़ की सड़कों की घोषणा प्रत्येक विधायक की रिकमेंडेशन पे सरकार ने की थी, मैंने नहीं की थी, सरकार ने की थी। हमने वो रिकमेंडेशन भेजी, तो वो सड़कें तभी बन सकती थी जब अमित सहवाग की रिकमेंडेशन हो। मैंने जो सही मानी उनको मैंने सड़कों को भेजा, उसमें पहली सूची में तकरीबन 21-22 करोड़ की सड़कें मंजूर की गई। उसके बाद मैंने दोबारा सूची भेजी, जो रह गई थी उसमें वो आई। अब वो जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ये कहने ये तो हम बना रहे हैं, वो तो विभाग का काम है। आपको अगर मंत्रालय दिया गया है, आपको सत्ता की चाबी मिली थी, तो मंत्रालय दिया गया, तो एक अफसर का काम जैसे होता है, तो ये उनका काम है। ये कोई जनता के ऊपर कोई जनता के लिए अलग से कुछ काम कर रहे हैं, वो नहीं है। ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए मैं भी अपनी जिम्मेवारी मानता हूँ। उसी तरीके से जो खालों की लिस्ट है वो मैंने अपने सारी की सारी सार्वजनिक की, वो भेजी उसको। बल्कि एक बार मेरे पास आंकड़ा भी था 5 हलकों में विपक्ष के रूप में, रानिया में तो बिकॉज मंत्री जी बैठे हैं, उनके हलके के बाद अगर दूसरे नंबर पे कहीं पे खाले मंजूर हुए तो मेरे हलके के। अब वो कहते हैं कि हम लेकर के, आपका कहाँ से प्रयास, कोई प्रयास हो तो उसमें कोई प्रयास नहीं दिखाई देता। ये पुलिस जिले की बात आ गई, ये कहते हैं जी पुलिस जिले तो हमारी सरकार ने, घोषणा तो सरकार ने ही करनी है, वो अमित सहवाग तो नहीं करेगा, मगर विपक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी थी। ऐसे तो कई लोगों की तरफ से मांग है कि हमारे को जिला ये बना दिया जाए, कहाँ पूरा हुआ। मगर मैंने तथ्यों के आधार पर उस लड़ाई को लड़ा और मैंने उस लड़ाई को लेकर मुख्यमंत्री जी तक गया। प्रशासनिक रूप से जब जरूरत थी उसके तथ्यों के आधार पर आगे भेजे, और जब भी इन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की तो वो मैंने एक चिट्ठी भी सार्वजनिक और जाहिर की थी मीडिया के अंदर, जिस चिट्ठी के अंदर स्पष्ट रूप से प्रशासन द्वारा लिखा गया है कि ये जो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट पुलिस विभाग ने करवाई थी, जो सर्वे करवाया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाली, उसमें ये अमित सहवाग की रिकमेंडेशन के ऊपर हमने इसको कराया गया। तो ये सरकार की तरफ से भेजा हुआ कागज है, ये अमित सहवाग का खुद नहीं है। तो वही जो बात कह रहे थे आप स्टार्टिंग में कि ये मैनेज, तो अमित सहवाग, तो फिर मैं मानता हूं जनता को गर्व होना चाहिए कि पहली बार एक ऐसा विधायक आया है जो विपक्ष में बैठकर भी सत्ता की जो लिवर है जहां से काम करवाना उसको मैनेज करने का काम कर रहा है। उससे बड़ी बात क्या, और वो भी ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज नेता जहां बैठे हैं वहां पे एक साधारण विधायक मैनेज कर रहा है।
सर कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसके हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त कह सकते हैं कि जंगल जैसे हालात हो चुके हैं और अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पर आग भी लगी थी तो उसके नवीनकरण को लेकर भी एक मांग चल रही है क्योंकि लोगों के बहुत सारे काम जो है वहाँ पर होने हैं लेकिन सुविधाएं वहाँ पर ना मिलना चैम्बरों के इतने जो बुरे हालात हैं वहाँ पर तो उसे लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास रहे? मैं कहूंगा कि आप पहले जो ये दो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनसे कहो कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। वो तो प्रॉब्लम क्या है, जो अमित के काम किए हुए हैं उनके क्रेडिट तो है, जो डिसक्रेडिट वाले जो जो जिम्मेवारी इनकी है वो कहते हैं ये तो विधायक से पूछो। मतलब आपने काम अमित कराएगा तो क्रेडिट हम लेंगे, और जो आप काम नहीं कराएंगे उसका तो बात ये बड़ा, ये किसी ने मेरे ख्याल से यहाँ पे एक नेता ने कुछ बहुत लंबे समय पहले घोषणा भी की थी कि पूरा एरिया जो है इसके लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया है। मैं कोशिश कर रहा था शुरुआत ही नगर परिषद से पहले, और मैं ये मानता था अगर जनता ने यहाँ की जो हमारी नगर परिषद कांग्रेस के हक में चुनी होती मेरे लिए और आसानी, मैंने कहा था वो ताकत बढ़ती। तो मैं उसके आधार पर एक मास्टर प्लान के मैंने दिमाग में था जो बहुत बेहतरीन दवाली हल्के के लिए और शहर के लिए होना था यहाँ पर। मगर मैं मानता हूँ ये प्रशासनिक अड़चन है, मगर ये जो आपने ये बात बताई है इसमें मैं कोशिश करूंगा, हालांकि समय बड़ा कम है, बीच में अब लोकसभा चुनाव है, फिर शायद विधानसभा, क्या पता साथ ही करा दें, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अगर मैं कर सकूं। बाकी जिन्होंने वायदे किए मैं उनसे उम्मीद तो करता हूं कम से कम कि और कुछ नहीं तो इन वायदों के ऊपर खड़ा उतरने का काम करें। तो विधायक जी सभी दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि 24 तारीख को रैली है और सभी जो बहुत इस चीज़ को लेके जिज्ञासा लिए हुए हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर कर और 2024 के हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें क्या वो ऐसा एक नया लेकर आएगी क्योंकि वायदे बहुत हो चुके हैं लेकिन वो पूरे किस तरह से होंगे और कौन पूरे करवाएगा तो उस पर भी लोगों का काफ़ी ध्यान है। देखिए, मैं अभी जहां तक चुनाव की बात है वो तो आने वाले समय में आपके बीच में हम फिर साझा करते ही रहेंगे, मगर मैं यही उम्मीद करता हूं जो वास्तविकता है सही मायने में क्या से केवल जो राजनीतिक भाषण, राजनीति एक दूसरे पे जो द्वंद्व चलता रहता है, टीका टिप्पणी चलती रहती है, उससे ऊपर उठकर हमें आवश्यकता है समझने की कि मुद्दों को किस तरीके से, कौन सच्चे मन से, कौन श्रद्धा के साथ, किसकी क्या नीतियां हैं। और जब हम नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था कि तेलंगाना के अंदर हमारे एक युवा चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो पहली मीटिंग हुई उस पहली मीटिंग में उन्होंने 4-5 क्रांतिकारी फैसले किए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, मेरे ख्याल से 2500 रुपए सबसे जो वरिष्ठ महिला है उसके खाते में डालने की बात की, परिवार में 15,000 रुपए किसानों को आर्थिक सहायता हर साल देने की बात की, 4,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात की, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये बातें जो गारंटियां थी पहली मीटिंग में उसको लागू करने का काम किया। तो जिस तरह से 24 तारीख को आपको बता दूं कि रैली होने जा रही है और पूरी जानकारी जो है विधायक जी ने हमें दी है रैली को लेकर और इसी के साथ जो है जिस तरह के भी परिणाम चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर रहे हों लेकिन हरियाणा के लिए कांग्रेस जो है पूरी तरह से कमर कस चुकी है क्योंकि वो अपनी नीतियों पर विश्वास करती है और अगर जनता उन नीतियों को मानती है और उनका जो साथ देती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में हमें देखने को मिले। और इसी के साथ जो टीका टिप्पणी अगर चल भी रही हैं किसी चीज को लेकर तो फिर भी विधायक जी ने काफी सूझबूझ के साथ उनका जवाब दिया है और डवाली के जो खास मुद्दे हैं चाहे वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जिस तरह की भी हालत है उसे लेकर विधायक जी के साथ हमने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि वो जरूर इस पर कोशिश करेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के जो हालात हैं वो भी सुधरे हुए नजर आए। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।